बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आयत फ़ातिमा और आप हैं मेरे चैनल नावल रीडर्स हब पे। कैसे हैं आप सब लोग? आज फिर सबसे पहले मैं आप सबसे माज़रत कर लूँ कि अगर आपको कोई नागवार शोर को बर्दाश्त करना पड़े तो प्लीज़ बर्दाश्त कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मियाँ बिल्कुल पंखे के नीचे बैठ के मेरे से पढ़ने होता है। अभी भी मेरा ख़्याल है आपको पंखे की जो है ना हवा की आवाज़ आ रही होगी, तो उसको थोड़ा सा ना बर्दाश्त करें। गर्मी इतनी ज़्यादा है, दुआ करें अल्लाह से कि अल्लाह ताला अपनी अपनी रहमत बरसाए। शदीद गर्मी है। पाकिस्तान के जो गर्म इलाके हैं सख्त तरीन गर्म हो गए हैं शदीद गर्मी में, और जो सर्द इलाके थे वो भी बड़े गर्म हो गए हैं। तो क्लाइमेट चेंज की वजह से ना जो मौसम है ना उसमें काफ़ी तब्दीली हो गई है, तो गर्मी जो है ना अब काफ़ी लंबी जाएगी अक्टूबर तक। तो जनाब गर्मी को अब करते हैं बाय बाय और स्टार्ट करते हैं आज का खूबसूरत सा नावल। आज जो मैं नावल पढ़ रही हूँ बहुत ही प्यारा नावल है। उम्मे मरियम का ये शॉर्ट नावल है। बचपन की मंग पे बेस्ड है। बड़ा ही कोई रूड हीरो है और इतनी चार्मिंग, इतनी प्यारी हीरोइन है। बेचारी बाहर के मुल्क से आती है, कज़न बेस्ड है। बहुत खूबसूरत नावल है, आपको ये नावल बहुत पसंद आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए धुंध भरी शाम, जिसको लिखा है बहुत ही प्यारी सी उम्मे मरियम ने। तो वो स्टार्ट करते हैं। जिन्ना टर्मिनल के बाहर उसकी बेताब निगाहें किसी शनासा चेहरे की तलाश में भटक रही थी, जब दराज कामत वो शख्स स्याह सूट में गज़ब की स्मार्टनेस समेत नक्सक से तैयार बिल्कुल उसके करीब आते ही ज़रा सा झुका और सूटकेस उठाते हुए उसे अपने साथ आने का इशारा करता हुआ मजबूत कदम उठाता यूँ एतमाद से पलट कर चल दिया जैसे वो उसके उसी इशारे की ही तो मुंतज़िर थी। दिन दहाड़े इस किस्म की वारदात उसके 14 तबक रोशन कर देने को काफ़ी थी। बुरी तरह से बदहवास होती वो सरस से पीछे लपकी। अरे मिस्टर, बात सुनिए। आप यू आर आयशा फंदी फ्राम यूके राइट? उसकी बात अधूरी रह गई। पलट कर उसकी आंखों में झांक कर कही गई ये बात सवालिया हरगिज़ नहीं थी कि वो कुछ बोल पाती। लहजा पूरे एतमाद ही नहीं, ठोस भी था। आशी जो अपनी धुन में बरकरफ्तारी समेत बढ़ी थी, यूँ अचानक रुकने और पलटने पे ख़ुद को उसके फौलादी शाने से बुरी तरह टकराने से किसी तरह भी बचा पाई। यस राइट, जवाबन वो उसे घूर कर यही कह पाई थी, जबकि वो उसी बेनियाजी और एतमाद समेत लंबे लंबे डग भरता हुआ आगे बढ़ा था। ये देखे बगैर कि वो उसके पीछे आ रही है या नहीं। आप ताया अब्बा के बेटे हैं? सॉरी, मैंने आपको पहचाना नहीं। सूटकेस और बैग गाड़ी की डिग्गी में रखने के बाद उसके लिए फ्रंट डोर ओपन करता हुआ वो खुद घूमकर ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। गाड़ी में उसके बैठते ही एक झटके समेत हरकत में आई थी। कुछ देर बाहर के नज़ारे में मगन रहकर वो उसकी सिमत मतवज्जा होती गुफ्तगू का आगाज़ कर गई। दूसरी सिमत बला की बेनियाजी और बेतनाई देखने में आई। वो खामोशी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था, जैसे नरमो नाजुक बेतहाशा हसीन दिलकश बैकर उसके पहलू में मौजूद ही ना हो। उसकी यही बेनियाजी आयशा को ठचकाने का बाइस बनी थी, जब भी वो ज़रा सा रुख फेर के उसका जायज़ा लेने पे मजबूर हुई थी। लंबा तड़ंगा, मजबूत चौड़ा सरापा, गज़ब की मर्दानगी समेटे उसके रूबरू था। सुर्ख व सफ़ेद रंगत और तीखे नकूश, सिल्वर नाजुक फ्रेम के पार रोशन बादामी आँखें, वो दिल की धड़कन को गैर मामूली हद तक बढ़ा देने वाली सहरंगेज़ मगर बारूब शख्सियत का मालिक था। जी, तारुफ अगर बहुत ज़रूरी है तो फिर मैं उस्मान हैदर हूँ, आपके बड़े अब्बा का सबसे बड़ा बेटा। खुश्क तरीन रूखा लहजा सामने वाले के हौसले पस्त करने को काफ़ी था। आयशा जो हनूज़ उसे देख रही थी, इस कदर रुखाई से दिए गए जवाब पर अच्छा खासा चौंक कर बगौर उसे देखने लगी, मगर वहाँ हनूज़ बेनियाजी का आलम था। उस्मान हैदर उसके फड़फड़ाते लबों से निकला था। उसके दिलो दिमाग में जैसे आंधियाँ सी चलने लगी थी। उस्मान हैदर ने एक निगाह उसके मुतग़य्यर चेहरे को देखा था और फिर से विंड स्क्रीन पर निगाह जमा दी। आफरीदी पैलेस में उसका बहुत पुरजोश और वालेहाना इस्तकबाल किया गया था। दादू तो कितनी देर तक उसे लिपटाए रोती रही। इधर उधर की बातों के दौरान हिरा पे निदा और सारा के अलावा नौमी और फुरकान भी उसके आसपास मौजूद थे। इतनी जल्दी वो लोग उससे बेतकल्लुफ़ हुए थे कि वो दिल ही दिल में हैरान हुई। उनके दिलों की मोहब्बत और खुलूस को सराहती रही थी। अम्मी जान यानी ताई अम्मा ने आकर उसकी भूख और थकन का एहसास दिलाया। तब हिरा और सारा उठकर किचन में भागी थी। ये क्यूट बेबी कौन है? उसने
4 साला हनान के फूले हुए गाल को नरमी से छू कर निदा से इस्तफसार किया तो निदा जो किसी बात पर नोमी से उलझ रही थी उसके सिर्फ मुतवज्जा होते ही मुस्कुरा दी। हीरा आपी का बेटा है। हीरा आपी का? वो ज़रा सा हैरान हुई। वो तो उन्हें भी निदा और सारा की तरह अनमैरिड ही समझी थी। निदा हनान को गोद में लेकर प्यार करते हुए हुंकारा भर के रह गई। क्या हीरा आपी रहने के लिए आई हैं? उनकी शादी कहाँ हुई? सॉरी यार, दूरी के बड़े मसले होते हैं। शर्मिंदगी के भरपूर एहसास समेत खुजालत से कहती वो निदा के मुतगय्यर चेहरे पर ध्यान नहीं दे पाई थी। आप ही यही होती हैं। उनकी शादी इस्लामाबाद हुई थी मगर में कुछ ऐसा दर्द पोशीदा था जो छुपाए नहीं छुपा। आयशा कुछ चौंक कर बगौर उसे देखती गोया मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश करने लगी। शादी के सिर्फ 1 साल बाद ही आप ही को तलाक हो गई थी, तब से ये हमारे साथ हैं। हनान के गिर्द बाजुओं का हसार बनाते ठोरी उसके सर पर टकाए वो नज़रें चुराए कह रही थी। उसका नम नम लहजा आयशा को गुमसुम कर गया। हीरा आपी का रिजर्व सा अंदाज और भीगी भीगी वीरान आंखें, इंतहाई सादा रूप अज़ खुद उन पे बहुत टूटने वाली अलमनाक दास्तान का गवाह था। आशी, चाय यहीं ले आऊँ या फिर? नहीं आपी, मैं यहीं सबके साथ पीऊँगी। हीरा आपी की अचानक आमद पर वो हड़बड़ाते हुए सीधी हुई और फिलफोर उठ खड़ी हुई। एक मगरूर सा चेहरा उसे वहाँ से उठने पर उकसा रहा था। अपनी पल भर में बदलती इस कैफियत पर वो हैरान ज़रूर होती अगर उस पर गौर करती। उसकी डिस्टर्बेंस के ख्याल से सारा और निदा ने अपने बेडरूम उसके लिए खाली कर दिया था और ख़ुद हीरा आपी के रूम में शिफ्ट हो गई थी। जबकि हीरा आपी ने उसके तमाम ड्रेसेस सूट केस से निकाल कर प्रेस करने के बाद सलीक़े समेत रात ही उसकी वार्डरोब में लटका दिए थे। जबकि निदा और सारा ने उसके इस्तेमाल की तमाम अशिया को वॉशरूम और ड्रेसिंग टेबल पर सेट कर दिया। तो हल्की हल्की बातों के दौरान जिस तरह उन्होंने मिनटों में काम निपटाए थे, आयशा उनके सुगड़ापे और सलीक़े की कायल होकर रह गई थी। रात जगह अजनबी होने की बदौलत उसे बहुत देर से नींद आई। शायद यही वजह थी कि सुबह आँख खुली तो 9:45 हो रहे थे। हीरा आपी कुछ देर कबल ही उसे जगा कर गई थी ताकि वो फ्रेश हो ले और ख़ुद उसके लिए नाश्ता बनाने चली गई, जबकि वो अभी तक कसलमंदी समेत बिस्तर में दराज जवाइयाँ ले रही थी। सारा, निदा कहाँ हो भाई? कब से बुला रहा हूँ। दरवाज़ा हल्के से नॉक करता हुआ पुकारता अपने ध्यान में अंदर आया था। आयशा जो रात और शाम महज उसे एक निगाह देखने की चाह में सबके साथ चाय और खाना खाने गई थी, मगर मायूसी के सिवा कुछ हाथ नहीं आया था। अब उसे यूँ गैर मुतवक्का तौर पर अपने रूबरू पाके यकलख्त उठकर बैठ गई। आप? जबकि वो उसे वहाँ देखकर झटका खाकर थमा था। पूरे कमरे में घूमकर उसकी मतलाशी निगाह उसके सिमत उठते ही खफ़्फ़ज़दा अंदाज में फिलफोर झुक गई। ब्लैक नाइटी में बेतुकल्लफ़ाना अंदाज में दोनों हाथ उठाकर बालों को कैचर में जकड़ती वो अपनी बहका देने वाली खूबसूरती के बावजूद उसके चेहरे पर नागवारी की शिकने फैला गई। अगले ही लम्हे वो लब भींच कर पलटा, तब वो बेसाख्ता पुकार गई। उस्मान के वजूद को खफीफ सा झटका लगा था। निदा और सारा यहाँ नहीं है, वो रात दूसरे बेडरूम में सोई थी। बहुत शुक्रिया इस इत्तला का। अगर मुझे पता होता वो लोग यहाँ नहीं है तो मैं यहाँ आता भी नहीं। बहरहाल मैं माजरत ख़्वाह हूँ कि इट्स ऑल राइट उस्मान, आप मेरे फर्स्ट कज़न हैं। और फिर इसके अलावा उस्मान ने झटके से पलटकर उसे देखा था। उसके अलावा उसने तनफ़ुरज़दा अंदाज में कहकर सद निगाहों समेत उसके सुर्ख पड़ते चेहरे को देखा जिस पे इतने हसीन रंग बिखरे थे कि निगाह ठटक कर रुक जाती। आपको नहीं पता? उसने लरसती पलकों की बाड़ उठाकर पल भर को उसे देखा और गंग रह गई। उसके चेहरे पर मौजूद तासुरात से छलकती नागवारी शदीद किस्म की ब्रहमी में ढल चुकी थी। तो गोया आप उस साबिका अहद की तजदीद की ख्वाह हैं जिसे हमारे बड़े भी भुला चुके हैं। उसके लबों पर जहरखंद फैला। आयशा का चेहरा फीका पड़ गया। व्हाट डू यू मीन? उसने हकला कर कहा था। बंदा खौफ उसे सर झटक कर उसे देखता पलट गया। मैं आयशा अफंदी, बेहतर होगा कि अपने बड़ों की तरह आप भी भूल जाए। दरवाजे के पास पल भर को थम कर उसे अपनी सद निगाहों से देखता हुआ पता नहीं उसे मशवरा दे गया था या आर्डर, वो समझ नहीं पाई। अलबत्ता ये ज़रूर किया था कि बेड पर गिरकर ज़ोर ज़ोर से सर नफ़ी में हिलाने लगी थी। ऐसा मुमकिन नहीं। तुम्हें हमारे भाई कैसे लगे? निदा ने किसी बात पर ज़ोर से हंसते हुए बिल्कुल अचानक उससे सवाल कर लिया था। बहुत डिसेंट, शानदार और इम्प्रेसिव, उससे बिला झिझक कह डाला। मैं उस्मान भाई की बात कर रही हूँ, निदा ने हवंक होकर कहा। उसके गुमान तक ना था वो इतनी सहूलत में ये सब कह देगी। मैं भी उन्हीं की बात कर रही हूँ, वरना फुरकान भाई और नोमी हरगिज़ इम्प्रेसिव और डिसेंट शख्सियत नहीं रखते। उसका मुस्कुराता हुआ लहजा साफ चुगली खा रहा था उसकी गैर संजीदगी और शोखी की। तुम्हें पता है वो तुम्हारे फियांसी हैं? इतनी बेशर्मी समेत अपनी राय का इजहार कर रही हो। शेम ऑन यू। निदा जो उससे महज चंद माह बड़ी थी, इन गुजरे हुए दिनों में उससे इतनी बेतकल्लुफ़ तो हो गई थी कि यूँ धप खाकर कहते हुए लताड़ के रख सकती थी।
बहुत अच्छी तरह से पता है कि वो दुनिया का खुश्क तरीन रूखा फीका सा इंसान मेरे पल्ले बंधने वाला है। हाय, मुझे तो अभी से खुद पर रहम आने लगा है। कैसे गुजरेगी एक अनरोमांटिक रूड मगर बेइंतहा हैंडसम एंड चार्मिंग पर्सनालिटी के साथ मेरी ज़िंदगी। आखिर में उसका काबिल रहम लहजा इंतहाई शोखी समोकर खनक सा गया। निदा हंस के लोटपोट हो गई। सुनो, क्या वाकई तुम्हारे ब्रदर ऐसे हैं, रूड एंड एग्रेसिव, या फिर मैं सपोज करते हैं अपनी शख्सियत की शो मारने के लिए? वो अचानक संजीदा हुई। नहीं, वो सचमुच ऐसे ही हैं, यानी बारोब, रिजर्व और डिसेंट। निदा ने हंसी रोक कर सुख चेहरे समेत बताया। तो ऐसा करो, उन्हें बुशरा रहमान के नॉवेल्स पढ़ाओ यार, या फिर इंडियन मूवीज़ दिखाओ। कसम से यार, मैं तो ऐसा मैथ्स के सवालों जैसा खुश हस्बैंड बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकती। उससे मुसलसल शरारत सूझ रही थी। निदा के हल्क से एक बार फिर हंसी का फवारा छूटा था। निदा उस भारी भरकम खुश्क आवाज़ पे निदा की तो हंसी तो थमी ही थी। आयशा भी अपनी जगह सुन हो गई। एक कप चाय बहुत स्ट्रॉन्ग किस्म की बनाकर मेरे कमरे में दे जाओ, साथ में अगर डिस्प्रिंट मिल जाए तो अच्छी बात है। उसी मध्यम भारी लहजे में क्या था वो एक निगाह आयशा के सुर्ख होकर दहकते झुके चेहरे पर डालता पलट कर चला गया। आयशा यूँ होती जैसे काटो तो बदन में लहू तक ना हो। उसने वो सारी बात सुनी थी तो उससे आगे वो घबराहट में कुछ सोच ना सकी। टीवी पे कोई म्यूज़िकल शो बराह रास्त दिखाया जा रहा था। आतिफ असलम स्टेज पर उछल कूद करते हुए हाजरीन और नाजरीन को अपनी बेहंगम आवाज़ से पता नहीं बेजार कर रहा था या लुत्फ़अंदोज़। अब ये अपने अपने ज़ौक़ पे डिपेंड करता था। वो सब टीवी लाउंज में सोफ़ों, फ्लोर कुशन और कारपेट पे बेतरतीबी से पड़े टीवी की समत मतवज्जो होने की बजाय माल्टे, चाय और ड्राई फ्रूट से लुत्फ़अंदोज़ होने के साथ हंसी मजाक में मगन थे। नोमी और फुरकान की किसी बात पर बहस हुई थी। जवाबन धुआंधार लड़ाई का रूप धार कर कुशन मार के में ढल चुकी थी। कुछ फासले पर ब्लैक हाफ पैंट जिसके पांचों पर फ्रिल लगी थी और स्लीवलेस रेड टॉप में आयशा फ्लोर कुशन पर बैठी जोशीली नारों समेत उन्हें मज़ीद भड़का की कोशिश में मसरूफ़ थी। जब ऐश ग्रे पैंट कोट में उस्मान हैदर अपने चौंका देने वाले वजीज सरापे समेत हाथ में ब्रीफ केस लिए अंदर आया था। व्हाट नॉनसेंस, क्या हो रहा है ये? उसकी नागवारी छलकाती सख्त फंकारती आवाज़ पे ही वो सब जैसे उसकी आमद से बाखबर हुए थे और अगले ही पल अपना अपना मशगला तर्क करते जैसे शराफत के जामे में आ गए। हर वक्त बच्चों की तरह रिएक्ट करते हो, शर्म आनी चाहिए आपको। पढ़े लिखे बाशऊर हो के भी मार धाड़ जेर देते हैं। कभी गौर किया? तल्ख तरीन निगाह उनके झुके हुए सरों पर डालता ब्रीफ के सोफे पर उछाल कर कड़े लहजे में कहता। वो टाई की नॉट ढीली करता हुआ जैसे ही पलटा, निगाह बिल्कुल साकत बैठी आयशा से उलझ गई। उसका होलिया उसे लब भींच कर निगाह का जाविया बदलने पर मजबूर कर गया था। निदा, मेरे लिए चाय मत बनाना। कमरे से निकलते हैं वो उसी वक्त अंदर आई। निदा से कहता लंबे लंबे डग भरता हुआ निकलता चला गया। आयशा घबरा कर खड़ी हो गई। उस्मान हैदर के चेहरे की नागवार निगाहों का कसीलापन उसे बहुत वाज़ेह अपनी नापसंदीदगी से आगाह कर गया था। जब शाम को वो चेंज करने के बाद बाहर आई तो निदा ने पहले ही मकाम पे उसे टोका था। आशी, ये ड्रेस चेंज कर लो। बब वाई? वो हैरान हुए बिना नहीं रह पाई। इसलिए कि भाई को बिल्कुल पसंद नहीं। सो प्लीज़ आशी, मगर मेरे पास इसी किस्म के ड्रेसेस हैं। उससे बेचारगी समेत कहा था। तुम ऐसा करो, मेरा कोई भी सूट पहन लो। मगर ओके भाई, अब डराओ तो मत। मैं तुम्हारे एंग्री ब्रदर के आने से पहले चेंज कर लूँगी। ऑफ कोर्स मुझे उन्हें खफा तो नहीं करना। उससे कुछ इस अंदाज में शर्मा कर कहा था कि निदा हंस पड़ी, जबकि वो शुगर मेले में खोकर वक्त पे ध्यान नहीं दे पाई। अभी तक तुमने चेंज नहीं किया था। निदा को तशवीश हुई। ओके इट्स ऑल राइट, अब कर लो जाके। उसके शर्मिंदगी और खुजालत भरे अंदाज में सर झुकाने पे वो नरमी से कहती उसके शाने थपक के बोली तो आयशा लब कुचलती हुई अपने कमरे की जानिब चली गई। जब वो यहाँ आ रही थी तब मम्मी ने उसे ख़ास ताकीद की थी कि वो इस किस्म के लिबास वहाँ लेकर ना जाए, तो उसे शदीद किस्म का इख्तलाफ हुआ था। मगर क्यों? जब मैं यहाँ ये कपड़े पहन सकती हूँ तो वहाँ क्यों नहीं? मैके और ससुराल में यही फ़र्क है। मैके में लड़की जो कुछ नहीं भी करती ससुराल जाके करना पड़ता है। मम्मी ने नरमी से गोया समझाया था। एक दो बार पहले भी गुफ्तगू के दौरान वो उसे बता चुकी थी कि जब उसकी पैदाइश हुई थी उसके ताया अब्बा ने तभी उसे अपने सबसे बड़े बेटे उस्मान हैदर से मंसूब कर दिया था कि दोनों की उम्रों में कमोबेश 11-12 सालों का फ़र्क था। उसके बावजूद जब उन्होंने अपने दोनों छोटे बेटों को छोड़कर उस्मान के लिए उसे मांगा तो पापा ने भी ये सवाल नहीं उठाया कि उम्रों का ये फ़र्क उनके दरमियान कोई मसला खड़ा करेगा, क्योंकि उसके ज़िंदा जावेद मिसाल उनकी अपनी ज़िंदगी थी। मम्मी उनसे पूरी 11 साल छोटी थी। ताई अम्मा की छोटी बहन थी और उनके पापा से लव मैरिज हुई थी। दोनों की ज़िंदगी इतनी खूबसूरत थी तो फिर उनकी बेटी से
बेटी अपने से 12 साल बड़े शौहर के साथ क्यों खुश नहीं रह सकती? आपको पता है मामा, बचपन के ये रिश्ते नाते फजूल बात है, फिर भी आपने मुझे इस बेहुदा रस्म की भेंट चढ़ाया। खुद सोचे, जिस शख्स को मैंने देखा तक नहीं उसके साथ ज़िंदगी कैसे गुजार सकती हूँ। वो नए दौर की लड़की थी, अपनी पसंद और मर्ज़ी को अवलियत देने वाली, और इस बात से आगाह होते ही मूज़ और घोड़ी की तरह बदकी थी। उस्मान हैदर बहुत नाइस लड़का है, जानती हूँ बहुत अच्छी तरह से। उसे कुछ भी कहने से कबल उसने एक बार मिल लो। मुझे भरपूर भरोसा है कि तुम्हारा जवाब असबात में होगा। अच्छा, वो तंज़न हंसी थी। अगर आपका भरोसा कायम ना रह सका, वो अपने से 12 साल बड़ा आदमी मुझे पसंद ना आया तो तब की तब देखी जाएगी। मम्मी ने गोया बात ख़त्म करना चाही थी, मगर वो उस बात को यूँ ख़त्म नहीं कर सकती थी। कोई हतमी रंग दिए बगैर जब इस जरा पे उतरते हुए बोली थी, तब मैं उससे शादी नहीं करूँगी। मम्मी, ये सुन ले, ज़िंदगी मेरी है और उस पर सबसे ज़्यादा हक भी मेरा है। मैं उसे इस किस्म की रस्म व रवाज के भेंट नहीं चढ़ा सकती। उसका लहजा तनफ़ुरज़दा और बेलचक था। मम्मी कुछ देर तक उसे देखती रही, फिर कुछ कहे बगैर चली गई, और तब उसने मस्जिद में आकर तमाम कपड़े रखे सिवाय शलवार सूट के। ये नहीं था वो ये कपड़े पहनती नहीं थी, बस उसे ज़िद हो गई थी। उसे अपनी नाजुक अंदाम, खूबसूरती और दिलकश सरापे का बहुत ज़ौम था। उस्मान हैदर कैसा होगा उसने उस पर सोचा ही नहीं। वो बस इतना जानती थी, अपनी खूबसूरती की पूरी तरह उजागर करके वो उस उस्मान हैदर के ज़रूर 14 तबक रोशन करेगी, और अगर वो उसे पसंद ना आया तो उसे ठोकर मार के चली आएगी। मगर तकदीर को कुछ और मंजूर था। पहले ही कदम पे उसे मुंह के बल गिरा दिया। उस्मान हैदर की मकनातीसी शख्सियत के चाव में वो पहले ही निगाह में ऐसी जकड़ी कि अपना तमाम तनतना भुला गई। याद था तो फ़कत ये कि वो शख्स उसकी मलकियत था और उसे उससे कोई नहीं छीन सकता। वो सिर्फ़ उसी का हक था और बस। मगर जिस तरह उस्मान हैदर ने अब तक उसे इग्नोर किया था, वो कदरें ठठक गई थी। क्या हो रहा है? किचन में आकर बास्केट से सुबह तरोताज़ा गाजर उठाकर उतरते हुए उछलकर स्टूल पर चढ़ी थी। गजरेला बना रहे हैं? वैसे तुम भी बनाना सीख लो, क्योंकि ये भाई की फेवरेट डिश है। निदा ने तेज़ी से गाजर कश करते हुए पलटकर उसे देखते हुए शौक़ से फिक्रा उछाला, तो उसका उजाला रोशन चेहरा यकलक बेतहाशा सुर्ख पड़ गया। भाई आप इसे खफा है? ये भी मनाने का एक ख़ास अंदाज़ है कि उन्हें उनकी पसंद की डिश प्यार से पेश की जाए और इसरार से खिलाई जाए। निदा मुसलसल चुटकुले छोड़ रही थी। फिर तो वाकई सीखना पड़ेगा। वो उस पर झुककर गुनगुनाने के अंदाज में बोली तो निदा ज़ोर से हंस पड़ी। बाय द वे आप ही, वो आपसे क्यों खफा होते हैं? उसने कश की हुई गाजरें पतीले में मुंतकिल करते ही रापी को देखकर इस्तफसार किया तो उनका कुंदनी चेहरा यकलक धुआं हुआ था और आंखें आन वाहिद में पानियों से छलकने को बेताब नजर आई। वो मुतहय्यर सी उन्हें देखती रह गई, जबकि वो लब कुचलती सब कुछ छोड़ छाड़ सरहद से किचन से निकल गई। आयशा शशतर सी बैठी रह गई। इन्हें क्या हुआ? कोई प्रॉब्लम है? निदा मामले की नज़ाकत को देखते हुए किसी तौर पे इस्तफसार किए बगैर ना रह पाई। हाँ, एक्चुअली आप ही के लिए एक प्रपोज़ल है। बहुत अच्छे लोग हैं। लड़का तो भाई का क्लास फेलो रह चुका है, पोस्ट भी अच्छी है। आप ही को कहीं इत्तफाकन देख लिया तो प्रपोज़ल भिजवा डाला। यहाँ से तमाम हकीकत जान लेने के बाद भी वो बखुशी आप ही को अपनाने में आमादा हैं, मगर आप ही कहती हैं वो मज़ीद रिस्क नहीं ले सकती। पता नहीं वो शख्स उनके बेटे को बाप का प्यार दे भी पाएगा या नहीं, जबकि भाई अपने दोस्त की गारंटी देते हैं। निदा सर झुकाए बहुत मध्यम आवाज़ में बता रही थी। आयशा ने बेख्तियार गहरा सांस भरा। तो ठीक है, अगर आप ही रज़ामंद नहीं तो उस्मान को जबर नहीं करना चाहिए। वो अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरह समझती हैं। मगर आशीष, ये भी तो देखो, उनकी ज़िंदगी इस तरह कैसे? भाई हैं ना उनके, फिर पेरेंट्स भी अच्छी गुजर सकती है ज़िंदगी। उस्मान क्यों इस बात को इशू बनाते हैं? वो तेज़ होकर बोली तो निदा ने कुछ चौंक कर उसे देखा। इसी में आपकी भलाई है आयशा, आप भी जज्बातियत में अपने बेटे के लिए सोच रही हैं, जबकि उनकी अपनी पहाड़ सी ज़िंदगी है जो तन्हा बिताना। तन्हा क्यों बिता रही? तन्हा क्यों बता रही हूँ ना कि पेरेंट्स हैं नहीं, उनकी फुल फैमिली है, उन्हें हर तरह सपोर्ट देने को। फिर वो क्यों कमज़ोर पड़ने लगी? बहरहाल मैं उस्मान से बात करूँगी, वो दो टोक लहजे में बोली तो निदा इस अचानक फ़ैसले और जुर्रत पर मुतहय्यर रह गई। भाई से तुम? हाँ बिल्कुल, और तुम देखना मैं मनवा के भी रहूँगी। तुम जानती नहीं हो आयशा फंदी की ताकत को। वो जाने के जोम में मुस्काई थी। फिर निदा के रोकने बाज रखने के बावजूद वो उसी रात उस्मान से बात करने की खातिर उसके बेडरूम में चली आई। वो उसी वक्त बात लेकर निकला था, जीन्स पर सिर्फ बनियान पहने। जिस वक्त वो बाहर आया उसके गुमान तक न था कि वो उसकी मुंतज़िर होगी। तुम यहाँ क्या कर रही हो?
उस वक्त बेड पर पड़ी शर्ट झुक कर उठाते हुए वो इजलत भरे अंदाज में पहनकर जिस तलखी से बोल सकता था बोला था। उसके चेहरे पे मौजूद दरश्तगी और सरदमंद बहुत वाज़ेह अंदाज में बता रहा था कि इस तरह उसका वहाँ चले आना उसे किस दर्जा नागवार गुजरा है। मगर आयशा को गोया मुतलक परवाह नहीं थी। मुझे जो बात आपसे करना थी वो यहाँ ही हो सकती थी। उसका इत्मीनान काबिल सताइश हरगिज़ नहीं था। उस्मान को उसकी जुटाई पर ताव आया था। ऐसी क्या बात है जो आप मौका महल देखे बिना मुझसे करने चली आईं? जाएं अपने कमरे में, जो कुछ भी कहना होगा सुबह कहिए। वो गोया अंगारे की माने चटका। आयशा को पहली बार एहानत का एहसास जगा। वो साफ साफ लफ्ज़ों में उसे कमरे से निकल जाने को कह रहा था। क्यों यहाँ इस तरह मेरी बात सुनने में आखिर क्या कबाहत है? जवाब में वो तीखे चतोनों समेत बोली तो उस्मान हैदर दांत भींचता हुआ उसे तपती नज़रों समेत घूरने लगा। बोले, क्या कहना चाह रही हैं आप? उसने जैसे भरपूर ज़ब्त का मुजाहरा किया था। हिरा आप भी शादी नहीं करना चाहती तो यकीनन उनका पहला तल्ख तजर्बा उन्हें ऐसा करने से रोक रहा है, फिर आप क्यों उन्हें फोर्स कर रहे हैं? वो छूटते ही बोली थी, यूँ जैसे ये खौफ हो कि वो अपनी ही बात से मुकर जाएगा। मिस आयशा फंदी, आई थिंक दिस इज़ माई फैमिली मैटर, सो प्लीज़ आप इसमें इंटरफेयर ना हो तो बेहतर है, क्योंकि हम किसी भी बाहर वाले की मदाखलत अपने मामलात में बर्दाश्त नहीं कर सकते। इट्स क्लियर, अब जाए यहाँ से। एक लफ्ज़ चबा कर कहता वो उस पे उसकी औकात इतने अच्छे अंदाज में वाज़िया कर गया था कि आयशा फंदी फीके पड़ते चेहरे समेत तेज़ी से पलट कर भागती कमरे से निकल गई। अपने कमरे में आने के बाद वो इस तस्लीर पे बहुत देर तक आंसू बहाती रही थी। पिछले 6 दिनों से वो दादी के साथ छोटे चचा के यहाँ थी। अभी कल सुबह ही फुरकान इस इतला के साथ हिरापी की मंगनी हो रही है उन्हें लेने आया था। दादा तो चली गई मगर वो नहीं गई थी। उस्मान हैदर का इंसल्टिंग रवैया याद करके उसका सामना करने का हौसला उसमें नहीं था। वो किसी तौर अब उस शख्स के सामने जाना नहीं चाहती थी। जब भी फुरकान और दादो को साफ इनकार कर दिया। फुरकान दादो समेत मायूस लौटा था। अभी कुछ देर कबल ही ताया अब्बा ने फ़ोन पे उसे चचा की फैमिली के साथ आने की ताकीद की थी कि मंगनी की रस्म आज रात को ही अदा होना थी, मगर उसका फिर भी कोई इरादा नहीं था। बल्कि उसने तो चचा की शहवार जो अपने दिसंबर टेस्ट की तैयारी के सिलसिले में घर पर रुक गई थी उसके साथ ठहरने का प्रोग्राम बना लिया था। चचा चाची के जाने के बाद वो शहवार को चाय बनाने का कहती किचन में चली आई। चाय कपों में उंडेलते हुए उसने कॉल बेल की आवाज़ सुनी थी। ट्रेस में बाहर रही तो शहवार उस्मान हैदर के साथ किसी बात पर मुस्कुराती हुई बिल्कुल अचानक सामने आ गई। सफ़ेद खद्दर के शलवार सूट पे मैरून स्वेटर पहने वो इतना शानदार नज़र आ रहा था कि आयशा की निगाह पल भर को उसके शानदार सरापे में उलझ कर रह गई। उस्मान भाई तुम्हें लेने आए हैं? आशीष शहवार मुस्कुरा कर बोली। ऑफ कोर्स, तुम इस घर की होने वाली बड़ी बहू हो, तुम्हारे बगैर ये तकरीब कैसे हो सकती है? शहवार ने शोखी से हंसकर कहा। आयशा ने भरपूर संजीदगी समेत निगाह का जाविया बदला तो महज एक पल को उसकी निगाह उस्मान हैदर की निगाह से चार हुई। ये तसादुम बहुत दिल धड़का देने वाला था कि वो उसी सिमत मतवज्जो था। वो होंठ कुचल कर नज़रें चुरा गई। मैं गाड़ी में मौजूद हूँ, जल्दी आइए, भरपूर संजीदगी चेहरे समेत कहता वो पलटा तो शहवार बौखलाकर उसे पुकारने लगी। प्लीज़ भाई चंद मिनट तो रुकें, चाय तो पिए। नो थैंक्स गुड़िया, चाय फिर कभी से। इस वक्त बाबा हमारे मुंतज़िर हैं। शाइस्तगी से माजरत करता हुआ वो मजबूत कदमों समेत बाहर निकला तो शहवार गला खंका कर उसे देखने लगी, जो बेख्याली में उसकी मजबूत चौड़े शानों को देखने लगी। खज्जल सी होकर उसे चाय का कप थमा दिया। पता है हमारे कॉलेज की अक्सर ब्यूटी क्वीन किस्म की लड़कियां उस्मान भाई की वजी पर्सनालिटी पर फिदा हैं, तो मैं क्या करूँ? वो तड़क कर कहती कमरे की जानिब बढ़ गई। अरे ये क्या भाई बाहर इंतज़ार कर रहे हैं? मोहतरमा सुना नहीं आपने? शहवार बौखला कर कहती उसके रास्ते में हायल हुई थी। मुझे नहीं जाना, इंतज़ार कर रहे हैं तो आई डोंट केयर, वो तड़क कर बोली थी। शहवार को अच्छा खासा चौंका आ गई। खफा उस्मान भाई से उसकी गहरी निगाहें उसे अंदर तक खोज लेने पे कमर बस्ता थी। आयशा ने जवाब नहीं दिया। जाओ ना, उसने बाकायदा बाहर की सिमत धकेला। अपने घर से निकाल रही हो? माइंड कर लूँ तो? वो धमकाने वाले अंदाज में बोली। कर लो, मैं परवाह नहीं करती कि इस वक्त मुझे सिर्फ अपने बेइंतहा चार्मिंग से भाई का सबसे ज़्यादा ख्याल है जो नीचे गाड़ी में आपका वेट कर रहे हैं। वो हंसते हुए यूं ही उसे धक्का देकर बोली तो आयशा उसका हाथ झटकती भरपूर खफगी समेत कमरे से निकली थी। सीढ़ियाँ उतरकर बैरूनी हिस्से में आते ही वो बुरी तरह से चौंकी थी। अच्छी खासी तेज़ बारिश थी जो हवा की शिद्दत के बावजूद बहुत तेज़ी से बरस रही थी। भागते कदमों समेत पोर्टिकव में आते ही गाड़ी की हेडलाइट से उसकी आंखें चिंधिया कर रह गईं। उसके गाड़ी में बैठते ही इंजन ज़ोर से गुर्राया था और गाड़ी तेज़ी से हरकत में आते ही फराटे भरने लगी। उसने शिकायती निगाह अपने हम सफ़र पर डाली थी जो उस गज़ब ढाते मौसम में भी उसकी क़ुर्बत में इस दर्जा बेनियाज नज़र आ रहा था।
पता नहीं कैसे मनाया होगा हिरा को मैंने, यकीनन जबरन यही सोच रही हैं आप। वो उसकी तुंद निगाहें खुद पे जमी पाकर रसानियत से बोला तो आयशा अपनी जगह उछल कर रह गई। मुझे क्या, ये आप लोगों का खालिस्तन ज़ाती मामला है और मुझे इसमें दिलचस्पी लेने का कोई हक़ नहीं। बेतनाई और रुखाई से कहते भी उसका गला जाने क्यों रंग गया था। ओह हाँ, ये तो मैं भूल ही गया था। गर्दन मोड़कर उसे देखता हुआ वो जिच करने वाली मुस्कुराहट समेत बोला तो आयशा दांत पीस कर रुख फेर गई। उसका जी चाह रहा था अपना सर पीट ले, ये दिल भी ना उसे अपने यूं गलत मौके पर पकड़े जाने पर ताव आने लगा। ओह शिट, गाड़ी एक झटके समेत रुकी। तब वो जो उसे सिरे से नज़रअंदाज किए बहुत ध्यान से तेज़ी से चलते विंड स्क्रीन पर वाइपर्स देख रही थी। कदरे चौंकी। उस्मान हैदर झंझलाहट ज़दा अंदाज में गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश में मसरूफ़ था। उसने बेइतनाई समेत निगाह का जाविया बदल डाला। विंड स्क्रीन पर गिरती फैलती बूंदें और उस पर हर सू बिखरा अंधेरा मान। आसमान पर एक चमकती रोशनी से दरारें सी पड़ी और अगले ही लम्हे बादल बहुत ज़ोर से गरजे थे। उसका दिल दहल कर रह गया। उस्मान हैदर मौसम की शिद्दत से बेनियाज अब गाड़ी से निकलकर बोनट उठाए झुका, यकीनन खराबी दूर करने की कोशिश में मसरूफ़ था। उसका दिल बेतहाशा घबराने लगा। ये मौसम, ये तन्हाई उसके अंदर खौफ भर रही थी। बिना सोचे समझे वो गाड़ी से निकलकर उस्मान के करीब जा खड़ी हुई। दूसराहट का एहसास जागा तो खौफ का ये एहसास कदरे ज़ाइल हुआ था। खुद पे नरमी से बरसती बूंदों ने उसके एहसास को खुशगवारियत बख्शी। मनपसंद शख्स की कुर्बत में यूं बारिश में भीगने का एहसास इतना सेहरंगेज़, इस कदर खूबसूरत था कि वह सब कुछ भुलाकर उसी एक एहसास में गुम हो गई। और उसका यह एहसास बादलों की खौफनाक गड़गड़ाहट और बिजली के दिल दहला देने वाले कड़ाके पे टूटी थी। वो कुछ इस बुरी तरह से बदहवास होकर सासीमा हुई के नज़दीक खड़े उस्मान हैदर के ही वजूद में पनाह ले बैठी। यह सब कुछ इतना अचानक हुआ था कि अपनी जगह उस्मान चंद सानियों को बिल्कुल हक तक रह गया। वो तो सिरे से उसके बाहर आ जाने से बेखबर था। कजा उसका यूं यकबारगी खुद से लिपट जाना उसके हवा से झुंझुना उठे थे। ये क्या बदतमीज़ी है, होश में रहो। अब किस अहमक ने गाड़ी से निकलने का मशवरा दिया था तुम्हें? उसके डर से हमें मुखड़े सिमटे नरम नाजुक खुशबूदार सरापे को नहायत दस्तगी से साथ ज़ोर से दूर छटकते हुए वो सख्त मुश्तिल नज़र आया था। आयशा जो खौफ के हिसार में गैर शऊरी तौर पर सरजद हो जाने वाली हरकत पे अभी ध्यान भी नहीं दे पाई थी कि इस कदर शदीद रद्द अमल पे बिल्कुल हवास बाख्ता होकर उस ज़ोरदार झटके से संभले बिना लड़खड़ा कर किसी बेजान चीज़ की तरह गिरने जा रही थी कि उसके बाजू के सहारे संभली थी। गोया हवासों में लौटते ही तड़प कर उसके हिसार से निकली थी। आप क्या समझते हैं कि मैं जानबूझकर बात अधूरी छोड़कर वो फंकारती हुई निगाह उस पर डाल कर सरस से भीगते गाल बेरहमी से रगड़ने लगी। इतनी गिरी पड़ी नहीं हूँ मिस्टर उस्मान, क्या समझकर आपने इस किस्म का सलूक किया मेरे साथ? वो रूहान सी होकर उस पर चढ़ दौड़ी थी। शदीद किस्म की इहानत उसके चेहरे को बना रही थी। खुश नहीं, इस बात पे जान हल्कान करने की बजाय मोहतरमा आप गाड़ी में बैठे, हमें घर भी चलना है। वो उसकी बात कतई करता हुआ उसके लाल भभूकल हुए चेहरे पे सरसरी निगाह डाल के रसानियत से बोला तो आयशा को जैसे आग लगी थी, भड़ भड़ जलते हुए बोली थी, ये भूल है आपकी, मैं इस वक्त तक कहीं नहीं जाऊंगी जब तक आप मुझे मेरी बात का जवाब, किसी फजूल बात का कोई जवाब मेरे पास नहीं है, समझी आप? बैठे गाड़ी में। उसकी बात कतई करता उसका हाथ पकड़कर एक ही झटके में फ्रंट सीट पर उसे पटकने के बाद वो खुद अंदर आकर बैठते ही गाड़ी स्टार्ट कर चुका था। आयशा भीगती पलकों को छपकती हुई अपने हाथ की पुश्त पे उसके पुरहद्दत हाथ के लम्स को घूर रही थी, जो पूरी शिद्दतों से अपना एहसास बख्शता हुआ उसके अंदर तिश्नगी और नारसाई की अजीब एहसास को जन्म दे रहा था। उसने हिरापी से ये नहीं पूछा था कि वो यूँ अचानक उस शादी पे क्यों कर आमादा हुई। उसकी दिलचस्पी हर मामले में ना होने के बराबर रह गई थी। उस्मान हैदर को देखने के बाद पहला एहसास जो था वो पसंदीदा का था, जो यकीनन उसकी ज़ाहिरी शख्सियत के साथ उसके दिलो दिमाग में पैदा हुआ था। मगर अब उसे लगा था जैसे अगर सिर्फ उस्मान हैदर उसकी ज़िंदगी में ना रहा तो कुछ भी नहीं रहेगा। गोया उसके लिए हर खुशी की ज़मानत उस्मान हैदर की ज़ात होकर रह गई थी। अपनी ये हार भी उसे अजीज़ तर होती अगर जो सामने वाले का रवैया इस कदर दिल शिकन, अहानत अमेज़ और रूखा ना होता। उसके नज़दीक तो आयशा फंदी की हैसियत कुछ भी नहीं थी। वो जानता था कि वही उसकी होने वाली शरीके ज़िंदगी है। उसके बावजूद वो इसकी ज़ात से बेनियाज था, तो वजह ज़ाहिर थी उसे उससे दिलचस्पी नहीं थी। ये भी हो सकता था वो किसी और में इन्वॉल्व हो। ये सोच ही उसके दिल को अताह गहराइयों में उतार के फिर उसने बहुत गहराई समेत उसका जायज़ा लिया था। उसका ख्याल था वो महज पोज करता है, बन रहा है,
वो वाकई उससे लाताल्लुक़ था, बेनियाज था। ये जान लेने के बाद वो इस कदर डिस्चार्ज हुई कि उसे शदीद किस्म का बुखार हो गया। सारा घर उस पर उलट पड़ा, मगर एक वही था जिसे एक बार मुरव्वतन भी उसकी अयादत का ख्याल नहीं आया। जभी तो वो खड़े खड़े उसका हाल अहवाल पूछने नहीं आया था। फ़ोन पे मम्मी ने अपने आने की इत्तला दी तो उसने ये सोचकर सर झटक दिया कि हिरापी की शादी में शरीक होने के इरादे से आ रही होंगी। उस रोज़ वो बहुत दिनों बाद बिस्तर से निकली थी। सर्दी की शिद्दत अच्छे भले तंदुरुस्त इंसान को भी लिहाफ में दबकने पर मजबूर कर रही थी। वो तो फिर बीमार रही थी। ताई अम्मी, हिरा, पिनेदार, सारा कोई भी उसे बिस्तर से निकलने की इजाज़त नहीं देता था। फिर दादो तो हर पल उसके सराहने रहती थी। वो उनकी नमाज में मसरूफ़ियत और महवियत से फ़ायदा उठाती चुपके से निकल आई थी कि अब बिस्तर पे लेटे रहना उसके बस का रोग नहीं रहा था। सबके समझाने बुझाने और सबसे ज़्यादा अपने दिल से हार कर वो खुद को चेंज कर चुकी थी। जीन्स, शर्ट और स्कर्ट, ब्लाउज़ की जगह शलवार सूट और दुपट्टों ने ले ली थी। ये अलग बात कि दुपट्टा ओढ़ने की बिल्कुल आदत नहीं थी, जब भी हाथ में साथ लिए फिरती। उस वक्त भी बेड से उतरने से कबल उसने दुपट्टा उठा लिया था जो साथ साथ घिसट रहा था। उस्मान, अब तुम भी शादी कर लो, आयशा तो है यहीं, फिर खाला भी आ रही है। मेरा ख्याल है कि वो ये बात तुमसे मुझ तक क्यों आ गई? लीव दिस प्लीज़। वो अपनी धुन में हॉल कमरे की जानिब आई थी, मगर अंदर से आती आवाज़ उसे वही झटका आ गई। अपना नाम, और वो भी इस अंदाज में। उसके अंदर सनसनाहट और तजस्सुस का एहसास उभार गया था। तुम जानते हो ना किस शर्त पे मनवाया है तुमने मुझे? अब इस काम को मज़ीद लेट नहीं होना चाहिए। कल ही अम्मी कह रही थी कि मैं तुमसे बात करूं। हिरापी का तनबीही लहजा बहुत कुछ जता रहा था। तो मैंने कब इनकार किया? मगर प्लीज़ अभी नहीं हिरा, कुछ वक्त तो मुझे। वो जैसे आजिज़ होकर बोला था। नो, बिल्कुल नहीं, अब हम मज़ीद इंतज़ार नहीं कर सकते। आयशा हम सबको कितनी पसंद है तुम जानते हो, और अम्मी चाहती हैं जल्द अज जल्द तुम्हारी शादी हो। फिर तुम क्यों इनकार कर रहे हो? ये भी जानते हो कि मैं सिर्फ इसीलिए मानी हूँ कि तुम अब मज़ीद इनकार नहीं करोगे, वरना मैं भी इनकार कर सकती हूँ। उनका लहजा धमकियामेज़ था। उस्मान जवाबन हंस पड़ा। कम ऑन हिरा, क्या बच्चों वाली बातें कर रही हो तुम? अब कुछ नहीं कर सकती। शादी की डेट तक फिक्स हो चुकी है, और जहाँ तक मोहतरमा की बात है, प्लीज़, पसंद वो आप लोगों को है, मुझे क्यों कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है? पता नहीं अम्मी बाबा को क्या सूझी कि एक फजूल लड़की से मुझे बांध दिया। हरकतें देखी है मोहतरमा की, बिल्कुल अहमकाना व तनफ़ुर से कह रहा था। आयशा सकते के आलम में रह गई। तो गोया हिरा आप इस वजह से मानी कि वो आयशा से शादी करे। गोया वो आमादा नहीं था, मगर अपनी बहन की ज़िंदगी संवारने की खातिर मान गया, अपना आप कुर्बान कर डाला। कि वो वाकई ऐसी थी कि कोई ज़बरदस्ती ना चाहते हुए भी उसे अपनाने पर मजबूर हो जाता। उसके अंदर अखाड़ पिछाड़ होने लगी और आंखें इतनी तेज़ी से भीगी कि हर मंजर धुंधला गया। गोया वो इतनी बेहैसियत थी कि अब इस तरह उसे किसी के सर थोपा जाता। मुंह पर हाथ रखे सिसकियां दबाती वो पलटी और तेज़ी से अंदर भाग गई। फिर मम्मी भी आ गई थी और पापा भी। वो किसी के नज़दीक ख़ास होती या नहीं, उनके नज़दीक ज़रूर थी। उसका अंदाज़ा उसे उनके इल्तफ़ात, मोहब्बत और प्यार को महसूस करके हुआ। वो बहल सी गई थी, मगर दिल पे रखा बोझ ना हटा, जो इस फैसले की मरहून मिन्नत था जो उसने उस्मान हैदर की उस रोज़ की गुफ्तगू के बाद किया था। चाहे दिल का खून करके सही, जबरन तो वो किसी के साथ को कबूल नहीं कर सकती थी। चाहे वो उसका कितना ही प्यारा क्यों ना था। अपनी अना और इज़्ज़त नफ्स को कुचल कर वो कभी खुश नहीं रह सकती थी। मम्मी ने जब उसे बताया कि वो बड़े अब्बा के बुलाने पे आई हैं, उनका इरादा हिरा की मेहंदी की रात उसका उस्मान हैदर से निकाह का इरादा है। सिर्फ निकाह नहीं, साथ ही रुखसती भी। तो एक पल को वो बिल्कुल गुमसुम हो गई थी। एक बार फिर उसे लगा था जैसे वो अपने फैसले पर कायम नहीं रह पाएगी, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस्मान हैदर को सामने पाकर वो खुद को हारता, अंदर से पिघलता महसूस करती थी। उस शख्स को खुद गंवाना इतना सहल तो नहीं था जितना उसने समझ लिया था। बस तुम जल्दी से अपना माइंड मेकअप कर लो। वैसे उस्मान मेरी तवक्कुर सोच से कहीं बढ़ के डैशिंग है, उसे ऐसा ही होना चाहिए था, जब भी तो मेरी चार्मिंग बेटी के साथ प्यारा लगता। उसके गाल नरमी से चूम कर उन्होंने जिस मोहब्बत से कहा था वो एक बार फिर से उसकी आंखें भिगो गया। सॉरी मम्मी, मुझे उस्मान से शादी नहीं करना। क्यों? ये मत पूछिए। बस नहीं, प्लीज़ मम्मी, मुझे फोर्स मत कीजिएगा, वरना शायद आपकी बेटी बुरी तरह से टूट जाए। भीगते हुए रंधे गले समेत कहती वो उठकर वॉशरूम में बंद हो गई। फिर उसकी एक ना हाँ ही ना बदली। जिसने भी सुना हैरत यकीनी से साकन रह गया। पापा तो बिल्कुल खामोश हो गए थे और उन्होंने ये भी कह दिया था अगर आशी राज़ी नहीं तो मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। ये बात उन्होंने डाइनिंग टेबल पे सबकी मौजूदगी में की थी और बहुत शाइस्तगी समेत बड़े भाई से माजरत कर ली। उस्मान का सालन के डोंगे की समत बढ़ता हाथ वहीं साकत रह गया। उसने बैक वक्त बहुत सी निगाहों को खुद पे उठते महसूस किया तो लब भींचता हुआ किसी को भी देखे बिना कुर्सी धकेल कर उठ गया। वो सब एक दूसरे को देखकर रह गए थे। बाबा के लबों से एक सर्द आह निकली, जबकि अम्मी तेज़ी से उठकर अपने कमरे में चली गई।
उस रात किसी ने भी ढंग से खाना नहीं खाया, जबकि आयशा अपने कमरे में मौजूद इस तमाम बात से यकसर लाइल्म रही थी। मुझे हैरत है उसने इनकार क्यों किया। वो ऐसी तो नहीं थी कि यूँ साफ मना कर देती। अम्मी को रह कर मलाल खा रहा था। बरसों पुराना ख्वाब जो उसे बहू के रूप में देखने का था बुरी तरह से टूटा था। वो बेसाख्ता रो पड़ी थी। उस्मान वहीं कुछ फासले पे मौजूद था। आज मायूं थी और किसी हद तक घर मेहमानों से भर चुका था। अखबार से निगाह हटाकर उसने एक निगाह माँ के आंसुओं से तर चेहरे को देखा और एक झटके से उठकर चला गया। वो अंदर आया तो लड़कियां बालियां ढोलक पे गीत गा रही थी। उसकी निगाहों से इतने हजूम में आयशा को खोजा था। माँ उसे एहसास हुआ था कि इतनी सारी आवाज़ें जो कुछ देर कबल उसकी हम आवाज़ थी बंद हो चुकी हैं। अब वो तन्हा गा रही थी। ये एहसास होते उसे यकलख्त ब्रेक लगा था। घूर कर साथ बैठी कज़न्स को देखा तो उनकी निगाहों के ताक़ुब में देखते वो यकलख्त सर्द पड़ी थी। ग्रे जीन्स पे हाई नेक नुमा ब्लैक जर्सी पहने उसका शानदार सरापा दरवाजे के फ्रेम में ऐस्तादा था। उससे अपने सिमत मतवज्जा पाकर उसका दिल ज़ोर से धड़का। रुक क्यों गई? गाओ ना, इतना अच्छा गाना है। अपनी नर्वस होती निगाहों को कतराती हुई बज़ाहिर बहुत नॉर्मल अंदाज में बोली थी। मान भाई को पसंद नहीं ढोलक बजाना और गीत गाना। उनका ख्याल है ये हिंदुआना रसूमात हैं। हम तो उनसे छुप कर यहाँ कमरे में अपना शौक़ पूरा कर रहे थे। शहवार ने तकरीबन उसके कान में घुसकर मालूमात बहम पहुँचाई थी। अच्छा, वो तंज़न हंसी। इन्हें पसंद क्या है बस ये पूछ लो। उसका लहजा खुद तंजिया हो गया। आयशा प्लीज़ मेरी बात सुन लें। ज़्यादा वक्त नहीं, सिर्फ 5 मिनट लूँगा आपके। चंद कदम बढ़ाकर अब वो उसके हवासों पे छाया हुआ उसी से मुखातिब था। सॉरी, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी, सो प्लीज़ आप तशरीफ़ ले जाएं। दिल के बेहंगम अंदाज में धड़ धड़ मिन्नत समाजत करने को सख्ती से नज़रअंदाज किए वो भरपूर तलखी से बोली। इतने सारे मजमे में मुकम्मल जैसे सकूत छा गया। एक्सक्यूज़ मी कज़न्स, प्लीज़ मुझे इनसे कुछ ज़रूरी बात करना है। उसके ब्रह्मी छलकाते सुरख चेहरे से निगाह हटाकर वो अब अपनी कज़न से मुखातिब हुआ था, जो मैंने खेज़ निगाहों समेत उसे देखती एक एक करके कमरे से निकल गई। तब आयशा को उसके साथ तन्हा रह जाने का ख्याल सनसना कर रख गया था। खा नहीं जाऊँगा मोहतरमा आपको, सो प्लीज़ मेरी बात सुन ले। उसकी राह में किसी चट्टान की तरह जमते हुए बहुत ठहरे हुए लहजे में बोला था। आयशा ने ख्वाहिश से अंदाज में उसे देखा था। बैठो। काउच की सिमत इशारा करता हुआ नरूठेपन से कहता उसके सामने टिक गया। मिस आयशा फंदी, क्या सुन रहा हूँ मैं कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती, बट वाई तुम जानती हो कि तुम मेरी मांग हो ठीकरे की, और हमारे यहाँ ठीकरे की मांग को छोड़ने वाला बेगैरत कहलाता है। और तुमने क्या सोचा कि मैं अपनी ठीकरे की मांग को छोड़ दूँगा? नो नेवर। हमारी शादी होगी और उसी तारीख पे होगी इंशाल्लाह, जिसका हमारे बुजुर्गों ने सोचा है। सो ये ख्याल अपने दिल से निकाल दो कि मैं तुम्हारे फजूल इनकार से पे तुम्हें छोड़ दूंगा। दरअसल अभी तुम्हारी तालीम मुकम्मल नहीं हुई थी। शादी से फ़िलहाल इनकार की वजह यही थी जिसे तुमने अपने अंदाज में लिया, मगर अब तुम्हारी गलतफहमी दूर हो गई हो तो ख़ुद को इस खूबसूरत हादसे के लिए तैयार करो कि जो लड़की मेरी खातिर ख़ुद को चेंज कर सकती है वो हरगिज़ छोड़ी नहीं जा सकती। उसके हवंग चेहरे के गिर्द झूलती लट को पकड़कर हल्के से खींचता हुआ वो उठकर चला भी गया। आयशा हवास बाख्ता सी बैठी उसके अल्फाज पर गौर करती रहेगी कि वो क्या कह के गया था। मेहंदी की रात प्रोग्राम के मुताबिक उसका निकाह उस्मान हैदर से हो गया था। पहले उनकी मेहंदी की रस्म करना चाहिए गई थी, जिसे उस्मान ने सख्ती से मना कर दिया। मगर क्यों? आयशा के नाजुक एहसासात और जज्बात बुरी तरह मजरूह हुए। बताया तो था कि भाई ऐसी रस्मों को पसंद नहीं करते, और वो खामोश रह गई। वो बहुत मजहबी हैं, फजूल के गुनाहों से बचने की कोशिश करते हैं जिनके बगैर गुजारा हो सके। वो काम ना भी किया जाए तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। क्या सिर्फ वही पक्के मुसलमान हैं, बाकी सब नाम के हैं? उसे गुस्सा आया था। सिर्फ नाम की ही तो मुसलमानियत रह गई है हम में आयशा। हम सिर्फ अपनी खुशी देखते हैं। सिर्फ नाम ही की तो मुसलमानियत रह गई है हम में आयशा। हम सिर्फ अपनी खुशी देखते हैं। हमें खुदा की रज़ा और मज़हब की हसासियत का कहाँ एहसास बाकी रहा है? तुम खुद सोचो, ऐसा नहीं है? बहरहाल वो इस शख्स को खोना नहीं चाहती थी। निकाह के बाद वो उसके पास आने की बजाय अपने दोस्तों के साथ कहीं निकल गया और वो उसका इंतज़ार करती रह गई। रात के 2 बजे के बाद उसे जाकर पता चल सका कि उस्मान ने रुखसती से मना कर दिया है।
उसके अंदर अजीब सा सन्नाटा फैल गया। उस अनोखी मंतक पे उसके अंदर जवार भाटे उठने लगे थे। जलती आंखों में उस इंसल्टिंग रवैये पे इतनी शिद्दतों से आंखों में बरसात उतरी थी कि जिसे सबकी निगाहों से बचाने की गर्ज अपना भारी रूसी लिबास संभालती उठकर अपने कमरे की जानिब भाग आई। उसने नहीं सोचा वहाँ मौजूद लातादाद नफूस ने उसके मुतालिक यूँ उठाने पर क्या सोचा। उसे तो बस अपनी हद तक का एहसास बुरी तरह रुला रहा था। राहदारी का मोड़ मुड़ते हुए वो किसी आहिनी सीने से बुरी तरह से टकराई तो नम पलके उठाकर ऊपर देखा। ब्लैक डिनर सूट में अपनी गज़ब की मर्दाना वजाहतों समेत वो उसके सामने था। अरे आप कहाँ भागी जा रही हैं? वैसे अपना कमरा उधर है। उसने हाथ से ऊपर इशारा किया। आयशा उसके लबों पर मुस्कुराहट का शायबा सा महसूस हुआ और आंखों में एक अनोखी जोत जलती, मगर ये महज उसे अपनी निगाह का धोखा महसूस हुआ। रास्ते से हटें, जाने दें मुझे। वो जैसे तड़खी थी, सुलग कर बोली, कहाँ चले, मैं ले चलूँ? वो कहाँ चली, मैं ले चलूँ? वो उसकी नाजुक कमर के गिर्द बाजू हमाइल करने के इरादे से आगे बढ़ा तो आयशा बदक कर पीछे हुई थी। रास्ते से हटोगे या फिर मैं रास्ते में नहीं हूँ, तुम जा सकती हो, वो इत्मीनान से कहता उसे सुलगा के रख गया। वो वाकई साइड पे खड़ा था। आयशा हल्क में गिरते हुए आंसुओं के गोले को नीचे उतारती तेज़ी से आगे बढ़ गई। उस्मान की पुरसोच निगाहों ने बहुत दूर तक उसका पीछा किया था। हीराबी की बारात के दिन वो बहुत बेदिली से तैयार हुई थी। अगर वो रुखसती से इनकार ना करता तो ये उसका वलीमे का दिन होता। बेमायगी का एहसास उसे रगों पे में आतिशी सियाल की मानंद दौड़ता रहा था। डीप मरून फुल काम से बोझल शर्ट और सुर्ख शलवार दुपट्टे में वह तमाम तर उदासी के बावजूद इतनी फ्रेश, इतनी जाज़्ब नज़र और खिली खिली सी महसूस हो रही थी कि उस्मान हैदर को निगाह बचाना दुश्वार अमर महसूस हुआ था। फ़राख पेशानी पे दमकती मैचिंग की मरून बिंदिया ने उसके सभी मुखड़े को कुछ और भी हसीन बना दिया था। मान वो चौंका था। स्टाइल से दुपट्टा एक तरफ शाने पे डाले वो जैसे ही पलटी, उस्मान हैदर उसका पिछला गला इंतहाई डीप देकर लब भींच कर रह गया। फिर वो किसी तरह भी खुद को उस पर बरसने से रोक नहीं पाया था। चेंज करो जाके ये लिबास और 5 मिनट में बाहर आओ। किस काम से वो अंदरूनी हिस्से की जानिब आई तो उस्मान हैदर उसके पीछे ही दंदनाता हुआ आया था। क्या मतलब है आपका? इस लिबास को क्या हुआ? वो जो उसके जारहाना मूड को देखती कदरे खाइफ हो गई थी, सटपटा कर बोली थी, गला देखा है इसका? सुनो मोहतरमा, तुम अब मेरी फैमिली ही नहीं, मेरी ज़ात का भी हिस्सा हो। इस किस्म की बेबाकी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। सो बी केयरफुल नेक्स्ट टाइम, अंडरस्टैंड। उसे सुर्ख आंखों से घूरता हुआ वो जिस तरह आया था वैसे ही पलट भी गया। आयशा बुरी तरह से कलस्ती हुई वार्डरोब से कोई और लिबास ढूंढने लगी। माज भाई हीरापी के दुल्हा बहुत शानदार पर्सनालिटी के मालिक थे। उस पे उनका मुहज़्ज़बाना शाइस्ता लबो लहजा आयशा को तो हीरापी की तरफ से मुकम्मल तौर पर मुतमईन कर गया कि उनकी मध्यम मुस्कुराती हुई बार बार हीरापी की जानिब बढ़ती निगाहें और हनान के लिए बहुत ख़ास अंदाज उनके साफ मुखलिस होने की दलील था। उसे उस्मान का ये फ़ैसला इंतहाई मुनासिब लगा था। वलीमे की तकरीब में उसने दानिस्ता वाइट ड्रेस चूज़ किया था जिसका गला भी मुनासिब था। उस पर उसने सिर्फ उसकी खफगी से बचने की खातिर मरून स्कार्फ अच्छी तरह सर पे ओढ़कर दुपट्टे शानों पे बराबर कर लिया। उसका ये रूप इस कदर अनोखा और दिल मोह लेने वाला था कि तकरीब में मधु हर शख्स ने उसकी तारीफ़ की थी। बहुत सी निगाहों का मरकज़ बने उसे किसी की परतपिश गहरी निगाहों का एहसास कई बार बहुत शिद्दतों से हुआ था। और निगाहों की खोज में उसने जब निगाह उठाई, उस्मान हैदर को खुद से बेनियाज पाकर अंदर ही अंदर झुंझला कर रह गई। वापसी पे उसका मूड बहुत ख़राब था। आशी, तुम उस्मान की गाड़ी में बैठो, मैं कब से तुम्हें ही ढूंढ रही हूँ, सारा उसके पास आकर बोली थी। तब उसकी झुंझलाहट शदीद किस्म की खफगी में ढल गई। क्यों, मेरे लिए कहीं और जगह नहीं है? लेकिन तुम्हारी असल जगह तो वही है ना। एहसन, उसका प्यारा सा खलंडरा सा भाई जाने कब वहाँ आया था। उसके शाने पर झुककर बशाशत भरे लहजे में शरारत से गुनगुनाया तो आयशा खफीफ सी होकर रह गई। फजूल बात मत करो, एहसन के बच्चे नहीं जाना उनके साथ। पहली बात तो ये नोट कर लो, एहसन का भी कोई बच्चा नहीं है। हाँ, कोई शादी पे आमादा हो जाए तो चांस है। वो निगाहों की गिरफ्त पर सारा को रखता हुआ शोखो शंग लहजे में बोला। तब आयशा बुरी तरह से चौंकी थी। यकीनन वो सारा में इंटरेस्ट ले रहा था। जब भी तो वो हर मौके पे एहसन को वहाँ मौजूद पा रही थी जहाँ सारा का गुमान भी गुजरता था। कल भी वो किसी काम से किचन में गई थी जब वो अचानक आदम का था। मैं समझा खैर एक कप चाय बना दो। वो मायूस सा होकर सर खुजाकर बोला। आयशा ने अपने ध्यान में तवज्जो नहीं दी थी, मगर अब गौर करने पर पता चला वो खासा संजीदा था इस मामले में। उस्मान भाई से शर्म आती है, ऐसा उसे छेड़ा था। वो झीम कर रह गई। बको नहीं। फिर उसके बड़ेपन की परवाह किए बगैर उसे धप रसीद करने के बाद
पलटकर सारा को देखती हुई बोली, सुनो सारा, तुम अपने भाई के साथ चली जाओ, मैं एहसन के साथ आ रही हूँ। उसका बाजू पकड़कर खींचती हुई ज़बरदस्ती उसे गाड़ी तक ले आई जो मुसलसल वावेला कर रहा था। ऐ जालिम कठोर लड़की, सारा सेटअप अपसेट कर दिया। चलो मेरा नहीं तो अपने ही शौहर नामदार का ख्याल कर लेते। कितने हीले बहानों से उन्होंने तुम तक रसाई पाई होगी और तुम महज मेरे कान खींचने के इरादे से उनके जज्बात तक से खेल गई। फजूल हाँ के जाओ, बस ये बताओ ये क्या मामला है। उसने घूरकर असल बात उगलवाना चाही। क्या मामला भाई, तुम मुझे मशकूक बना रही हो, यानी अपने ही भाई को भी, वो भी अपने ससुराल में। कुछ खौफ खुदा करो लड़की, मेरा इरादा हरगिज़ तुम्हारी नेक पारसा नन से फ्लर्ट करने का नहीं है। भले आज ही निकाह पढ़ा दो, बिल्कुल तैयार हूँ। गाड़ी बढ़ाकर मेन रोड पर लाता हुआ मुसलसल बोल रहा था, तुम तो तैयार ही हो, ये बताने की ज़रूरत नहीं। मामला तो उधर वाला, आश्कार करो, कोई सिग्नल मिला? उसने बेसब्री से पूछा तो जवाबन एहसन सर दा भर के रह गया। अपनी ऐसी किस्मत, कहा मोहतरमा बहुत मगरूर है, बिल्कुल अपने भाई की तरह। हमारी बहन भाई की किस्मत ही फूट गई मगरूर लोगों से दिल लगाकर। आयशा का चेहरा मुतगय्यर हो गया तो गोया उस्मान की उस बेतनाई को सिर्फ वही नहीं किसी और ने भी महसूस किया था। एहसन उसके बाद भी बहुत कुछ कहता रहा मगर वो बिल्कुल गुमसुम हो गई थी। आओ ना, रुक क्यों गई? फुरकान कैमरा हाथ में लिए हिरापी मास भाई के साथ पूरी फैमिली की तस्वीर बना रहा था। जब उसने अंदर झांका, आज मकला हुआ था। वो कुछ देर में हिरापी जाने वाली थी कि मास भाई के पेरेंट्स अपनी फैमिली समेत उन्हें लेने आए थे। वो मरबतन मुस्कुराई हुई आगे बढ़ आई। मैं चाय का पूछने आई थी, तुम्हें चाय बनाना आती है? एहसन ने हैरत की ज़्यादती से आंखें पहलाई। मुझे खाना भी बनाना आता है, तुम बेफिक्र हो। उससे मुँह चिढ़ाया था। ओहो, सीधा कहो, उस्मान भाई को मुतासिर करने की खातिर पापड़ बेले जा रहे। उस्मान की मौजूदगी में कही गई ये बात उसे सटपटा कर रख गई। अब कहाँ भाग रही हो? एक तस्वीर हो जाए उस्मान भाई के साथ। वो पीछे से हाँक लगाता रह गया। आयशा ने किचन में आकर दम लिया था। सारा वहीं थी। उसे यूं बदहवास आते देखकर पलट कर बोली थी, क्या हो गया भाई? क्या मान भाई पीछे लगे हैं? बस वही तो पीछे नहीं लग रहे हैं, बाकी सब कुछ है। वो जल भुन ही तो गई थी। धीरज धीरज यार, निकाह तो कर लिया तुम्हारे साथ, अब क्या बिल्कुल पागल बनाना चाहती हो मेरे भाई को? सारा ने तो मजाक किया था मगर बात तो उसके दिल की थी, जहाँ दर्द ही दर्द था। जब ही लम्हा भर में भीगी आंखें छलकी थी, वो जब के बंधन टूट गए। तुम्हें नहीं पता है सारा, तुम्हारा भाई कैसा कठोर है। मेरे नाजुक जज्बों को किसी तरह उन्हें पामाल किया। उसने इस कदर बेहिस है कि आशी, क्या हुआ यार, संभालो खुद को, टेक इट इजी। उसके यूँ रोने पर सारा तो बौखला कर रह गई। लो भाई खुद आ गए, अब बताओ उन्हें क्यों रो रही हो? उस्मान जो अपने ध्यान में अंदर आया था, उसे सारा के इशारे पर सर रखे बिलकते देखकर ठटका और इशारे से ही वजह पूछी थी। आयशा एक झटके समेत अलग हुई तो पहली निगाह ही उसकी इस्तजाबी सवालिया निगाह से टकराई थी। वो सरस से रुख फेरे भीगे गाल रगड़ने लगी। क्या मसला है? उस्मान मजीद 2 कदम नज़दीक हुआ था। पता नहीं भाई, मुझे तो कुछ नहीं बताया, आप ट्राई करें, शायद कुछ जान पाए। सारा सारी जिम्मेदारी उस पर डालती खुद कतरा कर निकल गई। पीछे ही वो भी लपकी मगर वो सरस से राह में हायल हुआ था। मादाम कुछ हमें भी खबर होना चाहिए कि ये नीर क्यों बहाए जा रहे थे। दोनों हाथ पुष्ट पे बांधे वो पूरी तरह से उसके संत मतवज्जो हुआ था। आयशा ने निगाह उठाई थी और ज़ख्मी नज़रों से उसे देखा था। बोलो भाई, मुझे और भी काम है। वो उसकी आंखों में झांककर गालबन मुस्कुराया। आयशा को तो ऐसा ही लगा था, बहुत कम उसने उसके लबों पे मुस्कान देखी थी। तो करे काम जाके, मुझसे क्या कहते हैं? वो भीगी आवाज़ में तड़क कर कहती तेज़ी से किचन से निकल गई। उस्मान वहीं खड़ा रह गया। निगाह की तस्वीरें आ गई थी। उसने एक बार नहीं बार बार देखी और गुमसुम सी हो गई। कहाँ खो जाती हो बार बार? हालांकि अभी तो भाई तुम्हारे आसपास ही हैं। निदा ने उसकी आंखों के सामने चुटकी बजाई। हाँ, वो चौंकी और ख्वामखा मुस्कुराई। आइडिया क्यों ना भाई की बर्थडे सेलिब्रेट की जाए, जो कि सरप्राइज़ होगा। अगर भाई खफा हुए तो आशी है ना कह देंगे इसी का आइडिया था। निदा अचानक पुरजोश हुई थी। आयशा ने ध्यान नहीं दिया। उसकी तमाम सोचें तफक्कुर समेत एक ही मरकज़ पर ठहरी थी। हर तस्वीर में उस्मान की संजीदा स्पाट सूरत उसके हर खदशे की गवाह बनी थी। तो गोया महज अपनी बहन का घर बसाने की खातिर उसने अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया था। रुखसती डिले करके वो बहुत अच्छी तरह से उसे जिता चुका था कि उसकी ज़िंदगी में कहीं भी उसकी ज़रूरत नहीं। उसके अंदर जैसे पंख लग गए थे। वो मम्मी की बातें भी ध्यान से ना सुन पाई जो वो उसे मशवरे के तौर पर कर रही थी। उन्हें एहसन की ख्वाहिश बहुत मुकद्दम थी और सारा उसी कदर अजीज़। जब भी उन्होंने अपने टूर की मुद्दत बढ़ा दी थी, उनका इरादा मंगनी करने का था, जबकि एहसन निकाह पर जोर दे रहा था। जब साला साहब मेरी बहन से बराह रास्त निकाह कर सकते हैं तो मैं उनका साला होकर क्यों पीछे रहूं? एहसन की खुशी उसके अंग अंग से छलकती सरशारी से आया थी। दूसरी जानिब सारा थी झींपी शर्माई हुई इस रूप में इतनी हंसी नजर आती कि निगाह नहीं ठहर रही थी उस पर। उसे अपने अंदर कुछ टूटता हुआ महसूस हुआ। एहसन की शोखी शरारत और छेड़छाड़ उसके अंदर की महरूमी को हवा दे रहे थे। उस्मान की नज़रअंदाजी और बेतनाई उसकी ज़िंदगी के खूबसूरत तरीन लम्हों को
बुरी तरह से निगल रही थी और वो इतना रूड था कि एहसास तक नहीं था अपने रवैये की बदसूरती का। फिर क्या कहती हो आशी, हमें एहसन का निकाह कर देना चाहिए। वहाँ जाने के बाद पासपोर्ट बनवा के एहसन को भिजवा देंगे, आगे सारा को ले जाए। पापा के वापसी जाने के बाद अब जो कुछ भी करना था मम्मी को ही करना था। वो जल्द अज जल्द उस मामले को निपटाना चाह रही थी। आयशा का अपना जहन कशीदा था। सो हूँ हाँ में जवाब देकर वहाँ से उठ गई थी, जबकि मम्मी जैसे किसी हतमी फैसले पर पहुंचकर मुस्कुरा दी थी। घर की बात थी, वो एक छोटी सी घरेलू तकरीब में नहायत सादगी समेत एहसन का निकाह सारा से पढ़ा दिया गया। भाई ये तो बेइंसाफ़ी। उस्मान भाई की पुरानी दुल्हन को आज भी इतना हसीन लगने का हक नहीं था। उन दोनों की चमक दमक के सामने तो हम बेचारे पुराने लग रहे हैं। उस्मान रोती हुई सारा को जिस पल चुप करवाने साथ आकर बैठा, निदा ने कहा। ज़बरदस्त कह कहा उमड़ पड़ा। बिलाशुबा उस्मान हैदर वाइट पेंट कोट में बहुत जच रहा था, जबकि आयशा डीप रेड कामदार साड़ी में मलबूस इस कदर चार्मिंग नजर आ रही थी कि हर निगाह जैसे उस पर आकर ठहर रही थी। आयशा बुरी तरह से ब्लश होती तेज़ी से वहाँ से उठ गई। फिर वो दानिस्ता आसपास नहीं आई कि उस्मान के हवाले से उछाले गए शौक फिक्रे और जवाब में उसकी बेतनाई उसके अंदर के एहसास ज़िया को और बढ़ा रही थी और वो इस एहसास को भुलाकर मगर रहना चाहती थी। मगर ये बहुत दुश्वार था, बहुत दुश्वार। सालगिरह की शाम सबके साथ उसने भी उसे विश करने की गलती कर ली थी। विशिंग कार्ड, फूल और कीमती परफ्यूम का सेट गिफ्ट किया था। वो सबकी मौजूदगी में तो चुप रहा, मगर बाद में जब वो फुरकान की फरमाइश पर कटलस के साथ चाय बनाने के लिए किचन में आई तो वो उसके पीछे चला आया था। आठ पे पलट कर देखने पे उसका दिल बहुत नए अंदाज में, बहुत रिधम से धड़क उठा। कोई ज़रूरत नहीं इस किस्म की फजूल और घटिया किस्म की रस्मों में रुपया पैसा ज़ाया करने की। जो कुछ तुम्हारे दिल में है वो मैं यूँ भी जानता हूँ। ये तुम्हारा आइडिया था, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। सालगिरह के मौके पे जब हमें खुदा से अपनी साबका ज़िंदगी की गलतियों से माफ़ी मांगकर आइंदा के लिए ताइब होना चाहिए। हम तालियां पीट पीट कर, केक काट कर, शमें जला कर क्या साबित करने की कोशिश कर रहे होते हैं? सिर्फ हिमाकत कर रहे होते हैं हम। एक एक लफ्ज़ चबा कर कहता वो उसका धुआं होता चेहरा नहीं देख पाया था। हमें अब जबकि अपनी ज़िंदगी का बाकी मानदा सफ़र तय करना है तो फिर क्यों नहीं तुम खुद को मेरी पसंद के मुताबिक ढाल लेती? आयशा फंदी, क्या मुझे अपने फैसले पर पछताना पड़ेगा कि मैंने तुम्हें अपनाने का गलत फ़ैसला किया है? किसी खूबसूरत बात की आस में बेतहाशा धड़क उठने वाला दिल जैसे अंदर ही अंदर गहरी खाई में जा गिरा। उसने महसूस किया था उसके गाल बहुत तेज़ी से भीगे हैं, तो गैर महसूस अंदाज में रुख फेर गई थी और वो उसका आंसुओं से तर चेहरा देखकर भी अनजान बना मज़ीद चिरके लगाता रहा था। आपके गिफ्ट्स मेरे रूम में टेबल पर रखे हैं, उन्हें उठा लीजिए। अभी तक मैंने कुछ गिफ्ट नहीं किया, आपको यूँ लेना अच्छा नहीं लगेगा। वो चला गया था और आयशा बेबसी से रोती रह गई। उसके बाद वो बहुत मोहतात हो गई थी, ख़ासतौर पर उस्मान हैदर की मौजूदगी में। यही वजह थी कि वो उसकी मौजूदगी में बिल्कुल चुप हो जाती थी। उस वक्त भी वो उस एहसास से गाफिल थी कि किसी की पुरतपिश निगाहें उसकी यासियत को मुस्कुरा कर देख रही थी। मम्मी का इरादा मज़ीद रुकने का था, जबकि एहसन निकाह के पेपर्स, शादी की तस्वीर लेकर यूके फ्लाई कर गया था ताकि कागजात तैयार होते ही सारा मम्मी के साथ वहां पहुंच जाए। वापसी के वक्त उसकी उदासी, बेकरारी और निगाहों का भटक भटक कर सारा के सभी चेहरे पर ठहरना आयशा के अंदर एक अजीब सी महरूमी, एक कसक को जन्म देता रहा। उसकी ज़िंदगी में क्या था? सब कुछ होते हुए भी जैसे कुछ नहीं, और सारा सिर्फ उस्मान हैदर की बेतनाई और बेनियाजी के बायस था। दिसंबर का आखिर था, नया साल शुरू होने को था। सर्दी की शिद्दतों में फ़िज़ाएँ हम वक्त तैरने वाले कोहरे ने कुछ और भी इजाफा कर दिया था, जबकि चुपके से 31 दिसंबर की शाम भी उन्हें इस साल के अख्ताम की नवीद सुनाई रात की तारीकियों में गुम हो गई। भाभी, भाई को हैप्पी न्यू ईयर ज़रूर विश करना। कुछ तो नयापन हो जीस्त में, भाई तो बस बहुत ही फीकी ज़िंदगी जी रहे हैं। एहसन भाई को देखा है, रोज़ फ़ोन करते हैं सारा को, मगर एक हमारे भाई हैं, सुनहरे मौके गंवाते जा रहे। निदा कब उसके पास आकर खड़ी हुई, उसे खबर न हो सकी। वो अपनी सोचों में इस बुरी तरह से गिरी थी, मगर जब वो बोली तो उसके लबों पर शिकस्ता सी मुस्कुराहट लम्हा भर को उभर कर मालूम हो गई। निदा की बच्ची, चारे बनाने आई थी तुम? नोमी ने असर अंदर डालकर उसे मज़े से स्टूल पर चढ़े बातें भी चटखारते देखा तो बोला, तुम्हारी नौकर नहीं हूँ, जब देखो जनाब कुछ ना कुछ ऑर्डर कर रहे हैं। जवाबन वो तड़क कर बोली, जब तक शादी नहीं हो जाती तब तक तुम ही मुलाजमा हो, फिर बीवी आ जाएगी तो तुम्हें कौन पूछेगा। चलो जल्दी चाय बनाओ। अंदाज साफ चिढ़ाने वाला था और वो चिढ़ भी गई। हाँ तौबा, अच्छी तरह जानती हूँ तुम मर्दों की नेचर को, और चाहे किसी रूप में हो, देते तुम उसे मुलाजमा का ही दर्जा हो, बस काम चाहिए। मगर मिस्टर नोमान औरत मशीन नहीं, गोश्त पोस्ट की बनी हुई, और जज्बात एहसास में मर्द से बहुत नाजुक है। उसका गला भराया, तब लब भींचती हुई दोनों को शशदर छोड़े किचन से बाहर निकली। किसी का गुस्सा किसी पे निकला था, अंदर भरा गुबार फिर भी कम नहीं हुआ तो अपने कमरे में घुसकर कितनी देर तक तकिए में मुँह छुपाए आंसू बहाती रही।
अभी कुछ देर कबल ही जब वॉल क्लॉक की सुइयां 12 के हिस्सों पर बाहम मिली, फिजा में फायरिंग, पटाखे और शोर की आवाज़ें बिखरी थी जो वक्फे वक्फे से गूंजती रही थी। इस किस्म के हंगामों में शरीक होने वालों में फुरकान और नोबी भी शामिल थे, जिन्हें वो ज़बरदस्त डांट डपट के साथ नीचे लाया था। पिछले 10 मिनट से उनकी ब्रेन वॉशिंग जारी थी। तमाम बड़ों के लबों पे दबी दबी मगर तफाखुराना मुस्कुराहट थी, जबकि तमाम यंग जनरेशन खिसियाहट ज़्यादा थी। चलो उठो, सो जाके, ताकि सुबह नमाज के वक्त पर आँख खुल सके। उन्हें मज़ीद शर्मिंदगी से बचाने की गर्ज से कहता वो खुद भी उठ खड़ा हुआ। आयशा, जो तब से बिल्कुल खामोश एक कोने में दुबकी बैठी थी, धीरे से उठी और खाली मगों से भरी ट्रे लेकर चुपके से बाहर निकल आई। चाय बहुत अच्छी थी, उसके लिए जज़ाकल्लाह। और हाँ, सुबह नमाज के बाद दुआओं में मेरी कामयाबी की दुआ भी ज़रूर मांगिए। एक्चुअली मैं बाहर जाना चाह रहा हूँ। वो जो पलटे बगैर बहुत खामोशी से उसकी बात सुन रही थी, आखिरी बात पर भौंचकी रह गई। झटका खाकर मुड़ी, आंसू से लबरेज आंखें किसी भी पल छलक जाने को बेताब थी। उसकी मुतबस्सम निगाहें बहुत ध्यान से उसे देख रही थी। आयशा के दिल पे जैसे घोंसा लगा था। हाँ चले जाएं, आपको चले ही जाना चाहिए। और सुने, शादी भी वहीं कर लीजिएगा, सुना आपने? वो हिज़यानी अंदाज में चीखती ज़ारो कतार रो पड़ी। सुन लिया है, बहरा तो नहीं हूँ, मगर तुम रो क्यों रही हो? अजीब बीवी हो भाई, शादी की इजाज़त भी देती हो और वो भी इस तरह के बंदा। डोंट टच मी उस्मान हैदर। अब आपको खौफ नहीं आया कि कोई आ जाएगा? ये आपका बेडरूम नहीं, किचन है। उसे कदम बढ़ाकर अपने नज़दीक आते देखकर वो बदक कर पीछे हुई चीखी थी और उसकी मज़ीद सुने बगैर भागती हुई निकल गई थी। मामला कुछ ज़्यादा ही ख़राब हो चुका था। वो सर पे हाथ फेर के रह गया था। उसने मम्मी से वापसी का तकाजा किया था, जो उन्होंने फिलफोर रद्द कर दिया। बट वाई मम्मी, मैं वापस क्यों नहीं जा सकती? वो गम गुस्से की ज़्यादती से बेरद्द होने लगी। जनवरी का पूरा महीना ज़ाया हो चुका था, मगर ऐसर ने उधर से पासपोर्ट मिलने की नवीद नहीं सुनी और मम्मी इस इंतज़ार में थी, मगर वो इकतास सी गई थी इंतज़ार से, हर शय से, यहाँ तक खुद अपनी ज़ात से भी। फिर उसके ज़ोर पड़ते तकाजे और उधर से हसन के फ़ोन पे कि अभी चंद प्रॉब्लम्स है, कुछ देर लगेगी। मम्मी ने वापसी का कसद कर लिया, गो कि वो उसे साथ नहीं ले जाना चाहती थी, तो उसकी वजह बड़े अब्बा दादों का रुखसती पे जोर था। मगर उस्मान हैदर की इस मामले में खामोशी मनी खेज थी। तभी मम्मी ने अपना फ़ैसला सुना दिया। अभी नहीं, 1 साल बाद का प्रोग्राम रख लेते हैं। बड़ी अम्मी दिल महसूस कर रह गई कि कुछ भी कह भी नहीं सकती थी। जब उनका बेटा ही कुछ एक्शन नहीं लेना चाहता था तो फ़िलहाल खामोशी ही भली थी। उन लोगों की टिकटें ओके हो चुकी थी। उस्मान हैदर ने ही उनकी वापसी के लिए टिकटें कंफर्म करवाई थी। आयशा की तमाम शोखियाँ शरारतें जाने कहाँ खो गई थी। उसे एक ना टूटने वाली चुप लग चुकी थी। 3 दिन बाद की फ़्लाइट थी जब वो मम्मी के साथ आयशा की तमाम शौक़ियाँ शरारतें जाने कहाँ खो गई थी। उसे एक ना टूटने वाली चुप लग चुकी थी। 3 दिन बाद उसकी फ़्लाइट थी जब वो मम्मी के साथ छोटे चचा के घर चली आई कि चचा कब से उसे अपने यहाँ आकर रहने का मम्मी से स्टार्ट कर चुके थे। मम्मी के साथ जब वो भी तैयार हुई तो सारा ने लब भींच लिए थे। भाई से भाग रही हो आशी, उससे गले मिलते हुए उसने जितनी आहिस्तगी से कहा था वो उतने ही ज़ोर से हंस पड़ी। अजीब हंसी थी जिसमें आंसुओं की आमेज़श साफ महसूस की जा सकती थी। इस तरह मत हंसो आशी, सारा के दिल को कुछ हुआ था। फिर किस तरह हंसो? इस शहर की बेमहर हवाओं ने सितम किया कि लोगों ने मुझे इस तरह हंसना सिखाया है। आंखों के नम गोशे साफ करते हुए वो गाड़ी में जा बैठी, जबकि सारा ग्रे खूबसूरत कढ़ाई के शलवार सूट में मलबूस हंसते मुस्कुराते उस्मान हैदर को शाकी निगाहों से देखती अंदर चली गई थी। खिड़की के यख बस्ता शीशे से नाप चिपकाए वो यासित भरी निगाहों समेत बाहर लॉन में फैलती धुंध भरी शाम को रुखसत होते देख रही थी। अल्लाह, सुबह 6 बजे की फ़्लाइट से उसे मम्मी के साथ इस मुल्क को छोड़कर जाना था। गो कि ये उसका अपना फ़ैसला था, मगर दिल पता नहीं क्यों फिर भी बोझल सा था। बाहर फैली धुंध आलूद शाम की तरह उसकी आंखों में भी धुंध फैलने लगी। तभी दरवाज़ा नॉक हुआ था। उसने यूं ही खड़े दरमियान गर्दन मोड़ कर देखा और साकत रह गई। उस्मान हैदर नेवी ब्लू पैंट कोट में मलबूस अपनी छा जाने वाली दिलरुबा शख्सियत समेत मुस्कुराता हुआ अंदर आने की इजाज़त तलब कर रहा था। उसके चेहरे से ही नहीं, आंखों से भी तहय्युर छलका था। आप जनाब, कैसी हैं आप? वो मुस्कुराया था। सुना है कल सुबह रवानगी है। हाँ, मैं सोचा खुदाफिज क्या है। गहरी मुतबस्सम निगाहें उसके चेहरे पे जमाई वो भारी लहजे में गोया हुआ कह दिया खुदाफिज, अब जाए। वो रुख फिर के जब्त खो गई। अरे, वो गड़बड़ाता हुआ सरसा उसके सामने आया, फिर पुश्त पे छुपाया हाथ सामने कर दिया। जस्ट फॉर यू। सुरख महकते हुए तरोताज़ा गुलाबों का फ्रेश बुके उसके सिमत बढ़ाए वो मुस्कुरा रहा था। रूठा रहे मुझसे, ये मंजूर नहीं है, लेकिन यारो उसे समझाओ मेरा शहर न छोड़े।
वो उस पर झुककर बोझल सरगोशियाना लहजे में बोला था। मानोगी मेरी बात? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो जो उसके बदले हुए अंदाज पे हैरान कभी उसे कभी सुर्ख गुलाबों को देख रही थी, मुंह फुलाकर निरूठेपन से बोली, और अगर मैं ज़बरदस्ती रोक लूँ तो? लहजा मैंने खेजी लिए हुए बहुत इस्तेहकाक जताता हुआ सा था। आयशा का दिल सीने के अंदर डोल कर रह गया। और मैं तुम्हें कहीं नहीं जाने दूंगा, ये बात तुम लिख के भी रख लो। फैसले करने लगी हो मेरे, तुम मेरे कौन हुआ करते हो? उसकी ज़ुबान फिसली थी और बड़ा बरजस्ता शेर बरामद हुआ था। वो कुछ मुतहय्यर कुछ हैरान होता उसे देखता रहा, फिर बुके साइड पर रखते उसे शानों से थाम कर ज़बरदस्ती अपने मुकाबिल कर लिया। सुनना चाहती हो तो सुन लो, मैं तुम्हारा शौहर हूँ, यार दिलदार हूँ, ख़ास महबूब हूँ। फिर भी क्या तुम्हारे फैसले नहीं कर सकता? उसका लहजा बहुत ख़ास था और निगाहें, उसे उन निगाहों का सामना दुश्वार महसूस हुआ। या अल्लाह, आज इन्हें क्या हो गया? वो घबराई थी। हटे, छोड़े मुझे, भूला तो नहीं मुझे कुछ भी? वो हनूस खफा थी। छोड़ो ना यार, वो तो बस एक फजूल सी हिमाकत थी। पता नहीं, जब मेरे दोस्त को पता चला कि मेरी ऐसी कज़न जो बचपन से मुझसे मंसूब है पाकिस्तान आई है और मेरी अनकरीब शादी मतवक्को है, तो उसने मुझे ऐसे ऐसे नादर व नायाब मशवरों से नवाजा जिनसे मैं तुम्हें यकीनन सुधार सकता था। और मेरी अक्ल देखो कि उसकी बातों में आ गया और तुम्हें कदम कदम पर टिसहाट करता चला गया। उसके लिए रियली सॉरी, प्रॉमिस आंदा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि तुम वाकई मुझे अजीज़ हो। जब भी तो अपनी आदत और नेचर के ख़िलाफ़ तुम्हें वैलेंटाइन डे के दिन विश करने आया कि अगर मोहब्बत करने वालों की तरह उसमें इस मौके पे भी मैं पीछे रह गया तो शायद कभी आगे ना बढ़ पाऊँ और तुम हमेशा मुझे गलत समझती रहो। मगर तुमने इतने अरमानों से ख़रीदे गए मेरे फूलों को देखा तक नहीं। देखो ज़रा, वो तुम्हारी बेतनाई महसूस करके कैसे मुरझा से गए हैं। वो इशारे से बुके किसे मतवज्जा करता हुआ मिस्कीनियत से बोला तो आयशा बेसाख्ता मुस्कुरा दी। ओ थैंक्स, इसका मतलब है लड़ाई ख़त्म और सुलह। मिलाओ हाथ। वो पटरी से उतरता हुआ अपनी चौड़ी शफाफ हथेली फैलाकर बोला तो आयशा ने खशमगी निगाहों से घूरा था। किस खुशी में मिलाऊं हाथ? मुँह धो रखे, सोचे भी मत, इतनी जल्दी माफ़ कर दूंगी। वो मुँह में बड़बड़ाई थी। ओहो, इसका मतलब है मुझे आज ही अम्मी से बात करना पड़ेगी। वो बोला। कैसी बात? वो ज़रा सा चौंकी। तुम्हें अपने प्यार की हथकड़ी पहनाने की बात, यानी रुखसती की। वो उसे घूर के धमकाने वाले अंदाज में बोला था। क्या बात है प्लानिंग की? माशाल्लाह, मैं यहाँ होंगी तो रुखसती होगी ना, उसने तल्खी से कहा था। जवाबन वो ज़ोर से हंस पड़ा। तुम कहीं जा भी नहीं रही हो सो स्वीट माई चार्मिंग वाइफ, क्योंकि मैंने सिर्फ खाला जाने की ही टिकट ओके करवाई थी। सो सिर्फ वही जा रही हैं? तुम्हें भी जाना है, मगर रुखसत होकर मेरे बेडरूम में। सो इस बाज़ाब्ता मुलाकातों मिलाप के लिए ख़ुद को तैयार रखो, बाकी बातें बग़ैर सेंसर के वही होंगी। गुड बाय। वो चिढ़ाने वाले अंदाज में हंसता उसके गाल पे हल्की सी चपत लगाकर बाहर निकल गया। वो कुछ देर हैरान रहने के बाद बेसाख्ता झिम कर मुस्कुरा दी थी। ज़रा सी वजाहत, ज़रा सी तवज्जो, ज़रा सा इल्तफ़ात उसके सारे शिकवे, गिले और थकन को कैसे कि कहीं दूर ले जा चुके थे। उसने उस एहसास को महसूस किया था और यूं ही बेड पर बैठ गई तो हाथ गुलाबों के बुके से जा टकराया था। उसने उठाकर नाक के करीब ले जाकर सूंघा तो उसमें रखा अध खुला कार्ड निगाह की गिरफ्त में आ गया। उसने चुटकी में पकड़कर कार्ड खोला था। अमजद इस्लाम अमजद की नज़म कासिद बनी खूबसूरती समेत मुस्का रही थी, खुशबू की पोशाक पहनकर। कौन गली में आया है? कैसा ये पैगाम रसा है? क्या क्या खबरें लाया है? खिड़की खोल के बाहर देखो, मौसम मेरे दिल की बातें तुमसे कहने आया है। उसके लबों पे भरपूर मुस्कुराहट बिखरती चली गई। वो उठी थी और भागकर खिड़की तक आ गई। ग्लास विंडो के पार धुंधले गुबार में उसे लॉन में ह्यूला सा नजर आया, जिसने उस शख्स को पाते ही हाथ हिलाया था। उसके लबों पे मौजूद मुस्कुराहट मज़ीद गहरी हो गई। उसने पलट कर देखा, उसे लगा था जैसे गुलाबों की महक और ताजगी कुछ और बढ़ गई हो। ये सही था कि हम इन फजूल रस्मों में हर साल करोड़ों रुपए ज़ाया कर देते हैं, मगर कभी कभार अगर किसी रूठे हुए को मनाने के लिए ऐसे मौक़ों का सहारा ले लिया जाए तो कुछ ऐसा बुरा भी नहीं, मगर एक हद में रहते हुए कि जैसे अभी पल के दो पल में उसके अंदर बाहर के मौसम यकलख्त बदल गए थे। ये धुंध भरी शाम उसकी ज़िंदगी की तमाम यासियत और बेजारी अपने साथ ले गई थी। इसके साथ इस खूबसूरत से नावल का इख्तिताम होता है। नावल के एंड में आपको काफ़ी शोर महसूस हो रहा होगा, वो इसलिए कि एक लाइट भी चली गई थी और फिर जो है ना बारिश भी एकदम से। अभी मैंने शिकवा किया था अल्लाह से कि गर्मी बहुत ज़्यादा है, अपनी रहमत की बारिश बरसा, और देखें अल्लाह ने कितनी जल्दी दुआ सुन ली और बारिश भी होगी। तो इसीलिए आपको ना गली में से भी और ना छत से भी काफ़ी ज़्यादा शोर की आवाज़ से डिस्टर्बेंस हुई होगी, उसके लिए माजरत। इंशाल्लाह कल एक नए नावल के साथ हाजिर होंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।